सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे नए चैप्टर की, कंजंक्शन की। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, बाकी चैप्टर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसके अंदर बहुत कम चीज़ें हैं सीखने वाली, बट सारी क्रूशियल हैं। और उससे पहले हम लोग बेस पढ़ेंगे, बेस में मोटी मोटी बातें जानेंगे, उसके बाद फिर सीधा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। तो कंजंक्शन आपको याद होगा, मैंने आपको तोड़ के फंडामेंटल्स में ये पढ़ाया भी था कि कॉन का मतलब होता है टुगेदर और जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना। कॉन का मतलब टुगेदर, एक साथ, और जंक्शन का मतलब ज्वाइन करना, जोड़ना। तो एक साथ जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़े, ऐसे शब्द को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। एक बार इसके काइंड्स देख लेते हैं। जिस भी चैप्टर का मैं अगर बेस आपको पढ़ा रहा हूँ तो बस वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको लॉजिकली समझ में आए। तो जब भी बेस पढ़ाया जाता है तो मन में आप ये मत बना के चलिए अरे अरे इससे तो कुछ पूछा जाता ही नहीं है, ये मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस होता है। बेस से भले क्वेश्चन ना बने बट समझना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे आने वाली चीज़ें अच्छे से समझना चाहते हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये तीन कैटेगरीज हैं। वन बाय वन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब आपको पता ही है, जो कि दो चीज़ों को रिलेट करे, कोऑर्डिनेट करे, हार्मोनाइज करे, सिंक्रोनाइज करे। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज टू कनेक्ट आइटम्स दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। कोऑर्डिनेट करे है ना, तो दो जो ग्रामेटिकली इक्वल आइटम्स होती हैं या पार्ट्स होते हैं या टर्म्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है ये। ठीक है, जैसे दो शब्दों को ज्वाइन कर सकता है, टू फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन कर सकता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये फैन बॉयज आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्रोनिम बना दिया है, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। फैन बॉयज ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी है फोर एंड नोर बट और येट सो, ये सब के सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एग्जाम्पल देखेंगे। I do not like to run or swim. I do not like to run or swim. ना उसे दौड़ना पसंद है ना तैरना पसंद है। तो कौन से दो शब्द रिलेट हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं, एक तो रन और एक है स्विम। तो दो वर्ड्स आपस में जुड़ रहे हैं, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। तो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ देखेंगे ही वॉज क्लेवर बट लेजी, तो यहाँ क्लेवर और लेजी को जोड़ा जा रहा है। ऊपर वाले दोनों वर्ब थे, नीचे वाले दोनों एडजेक्टिव हैं, क्योंकि टू के बाद V1 आता है ना, और क्लेवर ही को बोला जा रहा है, ही प्रोनाउन है, तो जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दो वर्ड्स होने चाहिए, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। ठीक है, वो क्लेवर है बट लेजी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया वर्ड्स को जोड़ा। अब आप देखिए फ्रेजेस को भी जोड़ता है ये। फ्रेजेस आपको पता है ना, पता ही है। द डॉग वेग्ड हिज टेल एंड पैंटेड एक्साइटेडली। वेग का मतलब हिलाना और पैंटेड का मतलब जैसे वह ऐसे हाँफता है ना, जैसे वो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसको जोड़ा जा रहा है, एक तो उसने अपनी दुम हिलाई उसको, और एक वो एक्साइटेड होके पैंट कर रहा है, हाफ रहा है। तो ये फ्रेजेस को जोड़ रहा है कौन, एंड। ही यूजुअली स्टडीज इन द लाइब्रेरी और एट कैफे। देखो, इन द लाइब्रेरी, एट अ कैफे, इन दोनों फ्रेजेस को कौन जोड़ रहा है, आपका ओन जोड़ रहा है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से, और जोड़ रहा है, और ही है ना, हाँ मैंने ओन तो नहीं बोल दिया, कोई बात नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, दो शब्दों को जोड़ता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, एट द सेम टाइम दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को भी जोड़ता है। आई वॉन्टेड टू गो शॉपिंग बट माई फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू गो टू अ मूवी। तो मैं जाना चाहता था शॉपिंग, बट मेरा जो फ्रेंड है वो कहाँ जाना चाहता है, अभी वो मूवी जाना चाहता है। तो देखो क्लोज नंबर वन, और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लोज पता है ना, पढ़ाया हुआ मैंने आपको। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू गो टू अ मूवी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जो जोड़े वो भी क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो बस इतना आपने समझना है, इससे आगे कुछ भी नहीं जानना है। वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़े। फिर आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब होता है, आपको याद होगा जब मैंने फंडामेंटल्स आपको पढ़ाए थे, बेसिक्स पढ़ाए थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्लोजेस की बेसिक डेफिनेशन बताई थी। उसमें दो कैटेगरीज बताई थी, एक इंडिपेंडेंट क्लोज था, एक डिपेंडेंट क्लोज था। अगर आपको याद हो, जो इंडिपेंडेंट क्लोज था उसे हम प्रिंसिपल क्लोज या फिर चीफ क्लोज या मेन क्लोज भी कहते थे, और जो डिपेंडेंट था उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते थे, याद हो।
तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है? जो अपने बाद सबऑर्डिनेट क्लोज लेके आती है, मतलब डिपेंडेंट क्लोज लेके आती है। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक, इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं? बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, अनटिल, वाइल, ये सब के सब अपने बाद क्या लेके आते हैं? ये वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग क्लोज लेके आते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला जो क्लोज होता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है या डिपेंडेंट क्लोज होता है। आई विल क्लीन द हाउस आफ्टर द रिलेटिव्स आर गोन। अगर मैं इतनी ही बात बोलूँ तो कोई सेंस बनेगा? जब रिलेटिव्स चले गए तो क्या करें भाई? तो मैं साफ करूंगा। तो अभी आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, विल क्लीन आपकी वर्ब है, तो क्लोज नंबर 1। द रिलेटिव्स आर गॉन, रिलेटिव्स आपका सब्जेक्ट है, आर गॉन उसकी वर्ब है, तो क्लोज नंबर 2। तो दो क्लोजेस को जोड़ रहा है यहाँ पे कौन? आफ्टर। तो एक तो ये कंजंक्शन हो गया। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के साथ आया हुआ है। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का मतलब डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि आप इकलौता बस ये नहीं बोल सकते आफ्टर द रिलेटिव्स आर गोन, जब रिलेटिव्स चले गए तो क्या करें भाई? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। शी रोट माई आर्टिकल इवन दो इट इज़ असाइन टू मी, तो एक क्लोज ये है, दूसरा क्लोज ये है, तो बीच में ये जोड़ रहा है, तो ये आपका कंजंक्शन है। और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला जो क्लोज होता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है। तो आप कभी ऐसा बोल सकते हो, इवन दो इट इज़ असाइन टू मी, हालांकि वो मुझे दिया गया, तो क्या करें भाई? शी रोट माई आर्टिकल, फिर भी उसने लिख दिया आर्टिकल, हालांकि मुझे असाइन किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई। माई फादर ऑलवेज इंस्पायर्स मी बिकॉज ही बिलीव्स इन मी, क्योंकि वो मुझ में विश्वास रखते हैं, तो क्या करें? तो यहाँ पे ये जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है? इसको जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है, और आगे वाला जो क्लोज है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज है। ऐसे ही सिमिलरली आप देखेंगे व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार, जब वो मेरी गाड़ी धो रहा था, तो ये जो क्लोज है ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, और उससे शुरू होने वाला जो कंजंक्शन है वो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, बट जिसके साथ है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज ही है। आगे वाला आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होता है या फिर मेन क्लोज होता है, ठीक है। आई होप सबऑर्डिनेटिंग का मतलब भी समझ में आ गया। फिर आता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन, बस समझना ही है आपने, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है कि ये इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, वो किसके लिए आता है, बस यही चीज़ें जाननी है। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव तो इसे कुछ लोग रिलेटिव भी बोलते हैं, तो जो रिलेट करे, को का मतलब टुगेदर, रिलेट का मतलब बताइए जो एक साथ चीज़ों को रिलेट करे। दीज, अब आप बोलोगे सर ये तो कोऑर्डिनेटिंग भी होता था, रिलेट करता था, बट यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, दीज आर अ काइंड ऑफ टैग टीम कंजंक्शन। टैग टीम कंजंक्शन का मतलब ये पेयर्स में जो होते हैं ना, ये वो वाले कंजंक्शन है कोरिलेटिव। जैसे एक चीज और, दे आर यूज टू शो अ कॉन्ट्रास्ट और टू कंपेयर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये भी सेम काम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग की तरह, बट ये इक्वल पार्ट्स को जोड़ते हैं। एट द सेम टाइम ये टैग टीम है। टैग टीम का मतलब पेयर्स में है। पेयर समझते हो, मतलब नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ये पेयर है। आइदर और है, नाइदर नोर है, बोथ एंड है, ठीक है, नॉट बट है, वेदर और है, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और सबसे खास बात यह है कि एक ही टाइप के शब्दों को जोड़ते हैं। एक ही टाइप के शब्दों को जोड़ने का मतलब, अगर नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होगा, अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिसमें इधर आइसक्रीम है इधर चॉकलेट है, दोनों तरफ नाउन है। उसे पसंद है ना तो चाय ना तो कॉफी, तो देखो दो नाउन्स को उसने जोड़ा हुआ है। सिमिलरली बोथ, राजा इज बोथ द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर इन दो को जोड़ रहा है। तो ये टैग टीम वाले जो होते हैं, टैग मतलब जब दो एक साथ पेयर में आते हैं तो उसको हम लोग कोरिलेटिव कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों टाइप्स आपको क्लियर हो गई हैं। बस इतना ही आपने सीखना है बेसिक में। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा हम शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंजंक्शन, सबसे पहले आप एक सेंटेंस देखिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर अब क्या मिस्टेक है। दिखी कोई मिस्टेक? चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सीखना है कि ऑल्दो या दो से कभी सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसके साथ हम लोग बट का यूज नहीं करते, येट का यूज करते हैं। ऑल्दो या दो का मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि।
और येट का मतलब होता है ऐसा हो जाने पर भी सिचुएशन नेगेटिव है, ठीक है, या ऐसा हो जाने पर भी सिचुएशन ऐसी है। ऑल्दो या दो ही इज वेल ऑफ, हालांकि वो अमीर है, येट ही इज ग्रीडी, लेकिन वो लालची है। वेल ऑफ का मतलब अमीर होता है। अब देखो हिंदी में जब आप बोल रहे हो तो ऐसा मीनिंग आ रहा है हालांकि वो अमीर है लेकिन वो लालची है। जब बोलते हैं ना हिंदी में कि वो लेकिन वो लालची है, तो लेकिन की इंग्लिश बच्चे बट बनाते हैं और यहाँ बट जचा देते हैं और जचता भी है। ऑल्दो या दो ही इज वेल ऑफ बट ही इज ग्रीडी, है ना, बट आता नहीं है, बट आता नहीं है, ठीक है, येट आता है क्योंकि यहाँ पे मीनिंग देना होता है फिर भी वो लालची है, तो येट यहाँ फिर भी का सेंस देता है। हालांकि ही वर्क हार्ड, हालांकि उसने मेहनत करी बट फिर भी उसे, फिर भी बट फिर भी नहीं, फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिली, ही डिड नॉट सक्सीड, ठीक है। येट आता है, बट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, बट सुनने में अच्छा लगता है बट गलत होता है। ऑल्दो आई एम नॉट सो रिच एज यू आर येट आई हैव द एबिलिटी टू डोनेट मोर मनी देन यू कैन, मतलब मैं उतना अमीर नहीं हूं जितने की तुम हो, बट मेरे अंदर एबिलिटी है डोनेट करने की उतनी मनी जितना तुम कर सकते हो, उससे ज़्यादा बल्कि, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोट करी, नोट लिखा हुआ था तो एज नहीं आया, सो और एज आया हुआ है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंजंक्शन है जो कि हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। जैसे इसी से शुरुआत कर लेता हूँ। एज के बाद क्या आता है, एज आता है। सो के बाद क्या आता है, एज आता है। सो के बाद दैट भी आता है, इतना की का सेंस देता है, ये हमने पढ़ा था ना एडजेक्टिव में। फिर हमने एडवर्ब में पढ़ा था, याद करो आपको, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली के साथ क्या आता है, व्हेन या बिफोर आता है। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। आपका सो के साथ दैट तो हो गया। लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है। बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है। फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है। तो इतने सारे कंजंक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में ना पढ़ा के जहाँ पढ़ानी चाहिए मैं वहाँ ही पढ़ा दे रहा हूँ। तो ऐसे मन में बना के नहीं चलना सर हमने तो वो चीज़ कंजंक्शन में पढ़ी ही नहीं, भाई पहले पढ़ ली ना वो, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट सो रिच एज यू आर येट आई हैव द एबिलिटी to donate more money than you can. Although he has too big eyes, yet he cannot see these types of bigger things even in the light of the day. अब इसको देखेंगे। Although she was responsible for the accident, nobody blamed her. अब हमने सीखा कि although या दो के साथ yet आता है। अब यहाँ पे yet नहीं है तो बच्चा क्या करता है, ए ऑप्शन को चूज कर देता है क्योंकि उसके अंदर yet है। तो मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि although के साथ येट तो आता ही है बट कॉमा भी आ सकता है, ठीक है, कॉमा का यूज भी कर सकते हैं, दोनों साथ नहीं आ सकते, या तो येट या तो कॉमा, एक ही बात होती है। तो कहने का मतलब कॉमा लगा हुआ है ना, तो मतलब लिखी हुई स्टेटमेंट जो है वो सही है, भले ही ए भी सही है ना। अच्छा ए अगर आप चूज करोगे येट नोबडी ब्लेम्ड हर, तो कॉमा तो लिखा ही रहेगा ना, तो कॉमा भी लगा रहे हो और फिर येट भी लगा रहे हो तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है येट नोबडी ब्लेम्ड हर, तो कॉमा हटाना पड़ेगा। ऑल्दो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, कॉमा हटाओ, येट नोबडी ब्लेम्ड हर। या फिर ऑल्दो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, कॉमा नोबडी ब्लेम्ड हर। तो जब लिखी हुई स्टेटमेंट सही है, जब तक आप उसे गलत साबित नहीं कर रहे तो आप ऑप्शन को देखना ही नहीं है आपने, तो आप नो एरर पे जाएंगे, इसके अंदर नो एरर है। क्लियर है, तो दोनों साथ नहीं आएंगे, या तो येट या फिर नो एरर। क्लियर, मतलब या तो कॉमा। चलिए अगली टाइप पे बढ़ते हैं आगे। ये देखिए सेंटेंस, जल्दी से बताइए इसके अंदर क्या मिस्टेक है। बड़े बेसिक चीजें हैं कंजंक्शन में यार। सपोज और इफ दोनों साथ नहीं आते, दोनों का सेम मीनिंग होता है, वो दोनों ही कुछ ना कुछ इमेजिन करने की बात कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा सपोजिंग इफ अ नंबर ऑफ घोस्ट मीट अस इन द फॉरेस्ट, विल यू बी एबल टू गेट रिड ऑफ देम इजिली विदाउट दैट मैजिकल बैंड। तो सपोज और इफ साथ नहीं आ सकते, जिसको मन करता है आप वो हटा लो। तो इफ को रख लिया मैंने, सपोज को हटा दिया। Suppose if you become a government officer in next a few months, what will you do next? तो वही सेम मैंने if को रख लिया। If you become a government officer, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। अब देख रहे हो कितना इजी है, बस यही छोटी छोटी टाइप है, आपने यही सीखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए इसके अंदर बताइए, ये तो आपने किया हुआ है, याद करो लेस्ट वाला, कि लेस्ट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। एडवर्ब की क्लास में पढ़ा था ना हमने, ऐसा ना हो जाए कि, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, एक बार फिर भी नज़र डाल लो कि लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है। हालांकि ये रिपीट नहीं करना चाहिए था बट बीच में आ गया, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है ऐसा ना हो जाए कि, या फिर ताकि ना, और ये नेगेटिव टोन देता है, याद होगा आपको, है ना। और ये नेगेटिव टोन देता है तो इसके साथ हम लोग नोट का यूज़ भी नहीं करते हैं।
जैसे कि मेहनत करो, ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, तो पहले तो लेस्ट के साथ वुड नहीं शुड आएगा, और दूसरा फिर नोट भी नहीं आता क्योंकि लेस्ट और शुड अपने आप में ही नेगेटिव होता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो बस जल्दी जल्दी से एक बार एरर सॉल्व कर दो। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ और हर्ट कर लो। मेक हेस्ट, जल्दी करो, ऐसा ना हो जाए कि तुम ट्रेन मिस कर दो, लेस्ट के साथ शुड तो है बट नोट नहीं आएगा। यू शुड नॉट बी सो क्विक, यू शुड नॉट बी सो क्विक इन गिविंग एडवाइस लेस्ट यू विल बी प्रिसीव्ड, लेस्ट यू विल नहीं, लेस्ट यू शुड बी प्रिसीव्ड एज इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर। मतलब आपको दूसरों को एडवाइस करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला आपको ये समझ ले कि आप दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो। बोलो हाँ। देख रहे हो आप कितनी आसान चीजें हैं बस। आई एम नॉट श्योर दैट ही विल ज्वाइन द कंपनी, बताओ इसके अंदर क्या मिस्टेक है जल्दी से बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। आई एम नॉट श्योर दैट ही विल ज्वाइन द कंपनी। अब पढ़ने में सुनने में ये अच्छा लगता है बट इसके अंदर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, चलिए सीखेंगे हम लोग। जब कभी भी वंडर की बात आती है या नॉट श्योर कहीं पे लिखा हो या नॉट नो लिखा हो, तो इसके साथ हम लोग इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि वंडर का मतलब होता है कि आपको डाउट है किसी चीज़ को लेकर, आई वंडर कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब आप सर्टेन नहीं हो। वही मीनिंग नॉट श्योर का होता है, वही मीनिंग नॉट नो का होता है। तो ये डाउट बताने वाले वर्ड्स हैं, तो इनके लिए डाउट बताने वाली कंजंक्शन आती है। इफ़ या वेदर डाउट बताने वाली कंजंक्शन होती है। तो जैसे आई एम नॉट श्योर दैट ही विल ज्वाइन द कंपनी गलत है, या तो इफ या फिर वेदर, कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर। डाउट है तो डाउट बताने वाले कंजंक्शन। आई डोंट नो दैट शी हैज़ कमिटेड अ क्राइम, तो इफ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हो। आई डू नॉट नो इफ और वेदर शी हैज़ कमिटेड अ क्राइम। यहाँ एक छोटी सी बात सीखने वाली और है, अगर सेंटेंस के पीछे और नोट लिखा हुआ है उसी स्ट्रक्चर में जो अभी हम देख के आए, तो ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ वेदर का यूज करेंगे और किसी चीज का यूज नहीं करते, ना इफ का ना दैट का, अगर आगे और नोट लिखा है। जैसे मैंने वही सेंटेंस उठा लिया अभी जो हमने देखा था। अगर सेंटेंस इतना लिखा होता, देखो आई एम नॉट श्योर इफ शी विल ज्वाइन द कंपनी, तो इफ भी ठीक है और वेदर भी ठीक है, अगर सेंटेंस उतना ही लिखा हुआ है। और इसका मीनिंग अभी भी यही है कि मैं श्योर नहीं हूं कि वो ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी, भले मैं और नोट ना लिखूं तब भी मीनिंग ये है कि मैं श्योर नहीं हूं कि वो ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ इफ और वेदर दोनों आ सकता है, बट अगर आगे और नोट लिख के दे दे, और नोट, तो मीनिंग अभी भी वही है कि मैं श्योर नहीं हूं कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी। अब उसे स्पेसिफाई कर दिया। अगर और नोट लिख के दे दे तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ वेदर का यूज करते हैं, इफ का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वेदर अपने साथ और भी लेता है, डबल फेस सिचुएशन होता है। सिंपल सी बात है, मीनिंग वही है। जैसे इसको देखेंगे, अगर सेंटेंस इतना है आई डू नॉट नो इफ शी हैज कमिटेड अ क्राइम या वेदर शी हैज कमिटेड अ क्राइम, दोनों सही हैं, बट अगर आगे और नोट बोल दिया तो सिर्फ और सिर्फ वेदर का यूज करेंगे। और मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप सेंटेंस इतना लिखो चाहे पूरा लिखो, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने के तरीके में डिफरेंस है। तो और नोट आ गया तो वेदर आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि जब कभी भी आपको डाउट या डाउटफुल दिखाई दे और वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, तो उसके साथ फिर से इफ या वेदर का यूज करते हैं। बट डाउट या डाउटफुल अगर आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। इफ या वेदर होती है ये डाउट बताने वाली ही कंजंक्शन होती है, मैंने अभी बताया था। और जो दैट होता है ये रिजल्टेंट कंजंक्शन होता है। कैसा कंजंक्शन होता है, रिजल्टेंट कंजंक्शन होता है, ये रिजल्ट बताने वाला होता है। जैसे मैंने कहा मुझे किसी चीज में डाउट है या मैं डाउटफुल हूं, तो मैं श्योर नहीं हूं, श्योर नहीं हूं तो डाउट बताने वाली कंजंक्शन आएगी। मैंने कहा मुझे किसी चीज में डाउट नहीं है, नेगेटिव में ले लिया, मान लो मैंने नहीं है डाउट, तो जब नहीं है तो मैं श्योर हूं, श्योर हूं तो रिजल्ट पता है, तो रिजल्ट पता है तो रिजल्ट बताने वाली कंजंक्शन। आई होप मेरा पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। जल्दी से देखेंगे, डाउट का यूज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक में हो रहा है तो इफ और वेदर दोनों का यूज कर सकते हैं। आई डाउट वेदर शी विल मैरी मी या इफ शी विल मैरी मी। आई डू नॉट डाउट दैट शी विल मैरी मी, अब मुझे डाउट नहीं है तो फिर दैट लगाएंगे। क्लियर है भाई, पक्का?
आप सोच रहे हो सर इफ के साथ विल कैसे आ गया, हमने तो सीखा था नहीं आता। भाई वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, ध्यान रखिएगा। एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट आता है तो दूसरे में फिर सिंपल फ्यूचर होता है, ये वो वाला पैटर्न नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डाउटफुल का यूज अफर्मेटिव में यूज हो रहा है तो इफ या वेदर दोनों यूज कर सकते हैं। इट इज डाउटफुल इफ शी विल मैरी मी, कि मुझे डाउट है कि वो शादी करेगी कि नहीं करेगी, या वेदर भी लगा सकते हो। बट इज इट डाउटफुल, इंटेरोगेशन में चला गया तो फिर आप दैट लगाएंगे। तो बहुत 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 आसान है। देयर डायरेक्टर्स डाउट दैट द न्यू मशीनरी इज रियली नेसेसरी, तो वो डाउट कर रहे हैं ना भाई, तो डाउट बताने वाली कंजंक्शन, या तो इफ या तो वेदर। देयर डायरेक्टर डाउट इफ या वेदर द न्यू मशीनरी इज रियली नेसेसरी। हर फादर वॉज डाउटफुल दैट वन ऑफ हिज कलीग्स वॉज इन्वॉल्व इन दी शेमफुल एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी, तो वो डाउटफुल है तो फिर इफ या वेदर। और वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, वो ठीक लिखा हुआ है। अब जरा इसके अंदर बताओ मुझे क्या आएगा, बताओ। देखो ध्यान से समझना इस चीज को। इकोनॉमिस्ट डाउट इफ इंटरेस्ट रेट विल फॉल इन द नियर फ्यूचर और नॉट। पॉजिटिव में यूज हुआ है तो इफ और वेदर दोनों आ सकते हैं, बट अब आगे देखो और नॉट भी लिखा हुआ, वही सेम बात जो वंडर नॉट श्योर नॉट नो के साथ थी वो यहां पे भी इंप्लीमेंट होगी। और नॉट लिख देने से सिर्फ और सिर्फ वेदर आएगा, और मीनिंग तब भी सेम है, अब भी सेम है। अगर सेंटेंस इतना ही होता तो इफ भी ठीक है और वेदर भी ठीक है, बट अगर सेंटेंस और नोट तक जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वेदर का हम लोग यूज करेंगे, वो डबल फेस सिचुएशन होती है। कैन यू एनी लॉन्गर बी डाउटफुल, कैन यू एनी लॉन्गर बी डाउटफुल इंटेरोगेशन में यूज हो रहा है तो यहां पे फिर दैट आएगा, दैट यू आर मिस्टेकन। To the men of both sides alike, worn out by the want of food and rest, it began to appear equally doubtful if they should continue to slaughter one another or sign a peace treaty. देखो, to the men of both sides alike, दो साइड्स हैं, इधर भी कुछ आदमी हैं, इधर भी हैं। worn out by the want of food and rest, मतलब दोनों इस हद तक टूटे पड़े हैं कि इनको भी फूड और रेस्ट की जरूरत है, इनको भी फूड और रेस्ट की जरूरत है, शायद लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब ये इट बिगिन टू अपीयर इक्वली डाउटफुल, दैट अब ऐसा डाउटफुल प्रतीत हो रहा है दोनों तरफ। इफ दे शुड कंटिन्यू टू स्लॉटर, क्या ये दोनों एक दूसरे को अभी भी मारते रहेंगे, क्योंकि इसको भी फूड रेस्ट चाहिए, इसको भी चाहिए, इतना लड़ लिए हैं, क्या फिर भी एक दूसरे को मारते रहेंगे, या फिर साइन कर लेंगे पीस ट्रीटी, या फिर संधि कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे। तो देखो डाउट या डाउटफुल का यूज अगर आप देखेंगे अफर्मेटिव में हो रहा है तो इफ या वेदर दोनों आ सकता है, बट आगे और भी लिखा हुआ है, ये होगा कि वो होगा, और है ना, तो वेदर अपने साथ और लेके आता है, तो सिर्फ और सिर्फ वेदर का हम लोग यूज करेंगे और कुछ भी नहीं आएगा। मजा आया? चलिए, मजा आना ही चाहिए, काफी इजी छोटा सा चैप्टर है। बिकॉज ही हैज बीन बेड रिडन फॉर मोर देन 2 months, देयरफॉर यू मस्ट नॉट फोर्स हिम टू डू मच वर्क नाउ। बताओ भाई इसके अंदर क्या मिस्टेक है, जल्दी बताएंगे। देखो क्वेश्चन को, देखो, वीडियो को पॉज करो। देख लिया? चलिए, इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता आपको कि बिकॉज, सिंस और एज जब सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो ये कारण का सेंस देते हैं। अब बिकॉज का तो आपको पता है कि ये कारण का सेंस देता है, बट सिंस और एज काफी सारे सेंस देते हैं। सिंस के बारे में हम बात करेंगे भी आज। एज, जब एज के बारे में पहले की हुई है, अब दोबारा कर रहा हूं। एज जब सेंटेंस के शुरू में आता है तो वो क्योंकि का सेंस देता है। मैं एक एक एग्जाम्पल वैसे बोल देता हूं। बिकॉज आई वॉज इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए अटेंड नहीं कर पाया। एज आई वॉज इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, तीनों का मीनिंग सेम है। जब ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो इनका मतलब क्योंकि होता है, कारण बताते हैं, और इनके साथ कभी भी सो, देयरफॉर, दस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब एक बार आपने कारण बताने वाले कंजंक्शन यूज कर दिए, आप ऑलरेडी कारण बता रहे हो, दोबारा से वो कॉन्क्लूजन बताने वाले कंजंक्शन नहीं यूज करने हैं, ये दोनों साथ में नहीं आते हैं। रीजन समझेंगे, क्योंकि वो लेट आया इसीलिए वो फेल हो गया। अरे भाई, जब रीजन पता लग गया ना क्योंकि वो लेट आया, जब फेल होने का कारण पता लग गया कि वो लेट आया इसलिए तो फेल हुआ, हमें पता है ना, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, दस और सो का भी। जब कारण बता दिया तो दोबारा से एक और शब्द ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लेट आया इसीलिए वो फेल हो गया। समझ जाओ मेरी बात, बोलने में हिंदी में तो अच्छा लग रहा है, बट अगर अंग्रेजी के दृष्टिकोण से देखें,
इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बार जब कारण बता दिया तो इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ये किस लिए हुआ है, ये इसीलिए हुआ है, समझे कि नहीं? तो हर जगह यही करना है। क्योंकि वो बेड रिडन है, मतलब बिस्तर पे पड़ा हुआ है, 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। देयर फोर, इसलिए आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। किस लिए नहीं करना चाहिए? अरे बता दिया ना कि वो बेड पे है भाई, इसलिए नहीं करना चाहिए, तो देयर फोर नहीं आएगा। तो बस सब में से जल्दी जल्दी हटा देंगे, क्योंकि एवरीवन, हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो इसलिए इसकी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। ठीक है, विल गेट स्ट्रेट इनटू द बिजनेस ऑफ द मीटिंग। बोलने में इसलिए आ रहा है हिंदी में, बट करना नहीं है, वैसे जो सिखाया वही करना है, क्योंकि वो बड़ा गुड और सपोर्टिव है हम सबके साथ, है ना? गुड और सपोर्टिव रहा हम सबके साथ। कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ। स्ट्रगल तो पता ही है, स्ट्राइफ मतलब बुरा पीरियड। तो इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। तो क्यों मदद करनी चाहिए? अरे भाई वो सपोर्टिव रहा इसलिए करनी चाहिए, तो ये सो लिखना नहीं है, क्योंकि हर चीज की जा सकती है घर से, कंप्यूटर्स के साथ और टेलीफोन्स के साथ, इसलिए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। सॉरी, कपड़े पहनने की मतलब जो ऑफिस के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना। चलिए, तो यहाँ पे सो नहीं आएगा, क्लियर है? सेंस है ना, क्योंकि है, और सो आगे नहीं आएगा। क्लियर? वैसे ये बड़ा चिल सीन है, मतलब जब से ये वर्क फ्रॉम होम वाला हुआ है, हमारे लिए तो वर्क फ्रॉम होम ही, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और हमारे पड़ोसी भी ये सोचते हैं यार ये करता क्या है, सारा दिन निककर उसमें टी शर्ट में घूमता रहता है। अब घर पे कौन जीन्स डाल के बैठेगा भाई? पजामाज में अपना बैठे हो, या फिर सर्दियों में पजामा डाल रखा है और आपने गर्मियों में निक्कर शॉर्ट्स डाल रखी है। अभी भी शॉर्ट्स में ही पढ़ा रहे हैं बस। तो ये पर्क्स हैं घर पे पढ़ाने के, बट स्टिल पड़ोसियों को लगता है कि इनका लड़का कुछ करता नहीं है। मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा पड़ोसियों से बात नहीं होती, बस ठीक है, कर लेते हैं गुजारा। ना के बराबर ही होती है पड़ोसियों से बात। सब अपने अपने में मगन है भाई, जिंदगी में किसी को कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आपको लग रहा होगा पड़ोसियों को तो होती है सर, ऐसे कैसे? ठीक है। नहीं, स्टिल मतलब आसपास के घर, उनकी बात नहीं कर रहा, थोड़े जो दूर थोड़े रहते हैं, थोड़े 4-5 घर 7-8 घर छोड़ के उनकी बात कर रहा हूँ। सही में लिटरली यार, अब उनको क्या पता कि अब पूरे भारत से कनेक्ट हो रहे हैं, अंदर बैठे बैठे हम हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचे पड़े हैं कैमरा के थ्रू। खैर, क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो ऐसी चीज हम ऑटोमेटिकली करते हैं, इसलिए उसके बारे में सोचते नहीं है, तो 10 यहाँ पे आपका नहीं आएगा। क्लियर? चलिए जी, अगली टाइप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो चलिए अगली टाइप को देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, और बोथ के साथ एंड आता है। मतलब ये इतनी बेसिक बात है कि शायद ही किसी बच्चे को ना पता हो। ठीक है, हो सकता है किसी को ना भी पता हो, बट ये बेसिक चीज़ें हैं। बट आपको लग रहा है कि इतना इजी एरर पूछ लेगा कि आइदर के साथ नोर दे देगा, नाइदर के साथ और दे देगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं हो सकता ऐसा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो दूसरी तरीके से पूछे जाते हैं, और आपको एक चीज़ ध्यान होगी, ये सबके सब कोरिलेटिव कंजंक्शन थे, टैग वाले हैं ये। और आपको ये बात भी ध्यान थी कि ये सेम टाइप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। सेम टाइप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने का क्या मतलब है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि आइदर के बाद अगर एक नाउन है तो और के बाद भी क्या होगा, नाउन। आइदर के बाद एक एडजेक्टिव है तो और के बाद भी क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यही चीज़ें आपको मेंटेन करनी है कि ये जो कंजंक्शंस हैं ये सेम टाइप के वर्ड्स को या सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। आइदर द एक्शन वॉज राइट और रॉन्ग। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो एक्शन राइट है या रॉन्ग है। अब आपको लग रहा होगा आइदर के साथ और आया हुआ है, ठीक है, बट आपने फिर वही चीज़ नोट नहीं करी। आइदर के बाद क्या आया हुआ है, एक्शन, ये क्या है, नाउन। तो और के बाद भी एक नाउन होना चाहिए, बट नाउन तो है नहीं। अब राइट और रॉन्ग क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि राइट किसको बोला जा रहा है, एक्शन को, वो क्या है, नाउन। नाउन को जो मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव। रॉन्ग भी एक्शन को बोला जा रहा है तो ये भी एडजेक्टिव। तो दो नाउन को कोरिलेट करना था, बट नाउन तो है नहीं, अब क्या करें? फिर आप और के बाद देख लो, और के बाद क्या है, एडजेक्टिव। तो फिर आइदर के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। और एडजेक्टिव है, मतलब एक और एडजेक्टिव है इसके अंदर, हाँ ये रहा। तो आइदर को यहां से उठा के आप यहां लगा दो। तो द एक्शन वॉज आइदर राइट और रॉन्ग, आइदर राइट और रॉन्ग। आप समझे कि नहीं? ही नाइदर विजिटेड जयपुर नोर उदयपुर। अब नाइदर के साथ नोर है वो तो ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे नाइदर विजिटेड, विजिटेड क्या है, वर्ब है, तो नोर के बाद वर्ब होनी चाहिए, बट वर्ब तो दिखाई दे नहीं रही एक्स्ट्रा।
तो हमें पता लग रहा है कि नोर के बाद एक नाउन है, तो फिर नाइदर के बाद भी एक नाउन आना चाहिए। तो अब आप देखो, नाइदर के साथ नोर भी आया और कोरिलेट भी हो गया। ही विजिटेड नाइदर जयपुर नोर उदयपुर। ही इज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। अगर आप ध्यान से देखोगे नॉट ओनली के बाद फेमस है, फेमस मतलब एडजेक्टिव। कैसे पता लगा? क्योंकि इसको बोला जा रहा है। ही क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या है? एडजेक्टिव। तो वो फेमस है ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी। तो और कोई एडजेक्टिव तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा। तो मैंने बट ऑल्सो के बाद देखा ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मतलब एक तो इस वाले को जोड़ना है और एक इसको जोड़ना है। तो आप नॉट ओनली यहां से उठा के इधर लगा देंगे। तो ही इज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। ही इज बोथ अ राइटर एज वेल एज अ टीचर। तो पहली बात तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है। दूसरा पॉइंट, बोथ के बाद एक नाउन है तो एंड के बाद भी एक नाउन है। तीसरा पॉइंट, क्या टीचर के पहले भी ए आर्टिकल आएगा? तो नहीं आएगा। कारण, क्योंकि एक ही इंसान राइटर है और टीचर है। सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था कि जब दोनों सेम पर्सन होते हैं तो एक ही बार आर्टिकल आता है। याद आ रहा है? बिल्कुल। तो ही इज बोथ अ राइटर एंड टीचर। चलिए, अब ये बड़े सेंटेंसेस हैं, इनको जल्दी जल्दी निपटाइए। तो ऐसे वन बाय वन करके नहीं देखना कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव रिलेट हो रहा है। आप बस सेंस पकड़िए, सेंस पकड़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। वी हैड नॉट ओनली हेल्प देम विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी। मतलब हमने उनकी मदद की ना कि सिर्फ मनी से, विद मनी, बल्कि न्यू मशीनरी से भी। तो साफ साफ पता लग रहा है कि इन दो चीज़ों को जोड़ना है। तो नॉट ओनली को यहाँ से उठा के इसके पहले लगा दो। तो वी हैड हेल्प देम नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। Not only did he criticize the party's policies but also the leaders' personal matters. एडवर्ब की क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी थी? एडवर्ब की क्लास में हमने ये चीज जानी थी, जब नॉट ओनली सेंटेंस के शुरू में आता है तो वो इन्वर्जन लेके आता है। तो देखेंगे यहाँ पे इन्वर्जन है। फिर अभी हम कंजंक्शन की क्लास में ये सीख रहे हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो ये सेम टाइप की चीजों को रिलेट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ रिलेट किया जा रहा है, उसने क्रिटिसाइज किया ना कि सिर्फ पार्टी की पॉलिसीज को बल्कि लीडर के पर्सनल मैटर्स को भी। तो मतलब इन चीज़ों को रिलेट करना है। कहने का मतलब नॉट ओनली को आपने शुरू से उठा के यहाँ लेके आना है। अब नॉट ओनली सेंटेंस के शुरू से उठ के बीच में आ गया है, तो अब इन्वर्जन का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्जन तभी यूज होता है जब नॉट ओनली शुरू में हो। अब तो सेंटेंस के बीच में आ गया ना, वो जनरल सेंटेंस बन गया है। तो फिर आपको इन्वर्जन भी हटाना पड़ेगा। इन्वर्जन हटाना पड़ेगा तो ये किसका इन्वर्जन है? डिड क्रिटिसाइज सेकेंड फॉर्म का होता है। तो क्या बनेगा? ही क्रिटिसाइज्ड नॉट ओनली द पार्टीज पॉलिसीज बट ऑल्सो द लीडर्स पर्सनल मैटर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। इन द फॉल आइदर फिलिप विल स्टार्ट क्लासेस एट द कम्युनिटी कॉलेज एज हिज मदर विशेज और ज्वाइन द नेवी हिज फादर्स होप। आइदर के साथ और है, वो बात तो क्लियर है। या तो फिलिप स्टार्ट करेगा क्लासेस कम्युनिटी कॉलेज में जैसे उसकी मम्मी चाहती है, या फिर ज्वाइन करेगा नेवी जैसे उसके पापा चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारी बातें एक्स्ट्रा हैं, ये वाली सारी बातें एक्स्ट्रा हैं। सिंपल हमें यही सेंस देना है, या तो फिलिप स्टार्ट करेगा या ज्वाइन करेगा नेवी, या क्लासेस स्टार्ट करेगा या नेवी ज्वाइन करेगा। कहने का मतलब हमें वर्ब को रिलेट करना है, मेन वर्ब को। ऊपर मेन वर्ब कहाँ है? ये रही। तो कहने का मतलब आइदर को उठा के यहाँ बीच में लेके आना है। फिलिप विल आइदर स्टार्ट क्लासेस और ज्वाइन द नेवी। विल आइदर स्टार्ट क्लासेस और ज्वाइन द नेवी। समझ के दो वर्ब्स को रिलेट कर रहा है। बाकी बातें सारी एक्स्ट्रा है। कहाँ ज्वाइन करेगा? कम्युनिटी कॉलेज में जैसे उसकी मम्मी चाहती है, या नेवी ज्वाइन करेगा जैसे उसके पापा चाहते हैं। ये एक्स्ट्रा बातें, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर टेली सीरियल्स आर नॉट ओनली इलॉजिकल इन देयर स्टोरी लाइन बट ऑल्सो क्रूड इन देयर प्रेजेंटेशन। ये टेली सीरियल्स ये संध्या मेंदिनी टाइप के हैं। समझ गए होगे आप? छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया। इतना तो नहीं घुमाते 3 बार घुमाते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर टेली सीरियल्स आर नॉट ओनली इलॉजिकल इन देयर स्टोरी लाइन। ध्यान से देखेंगे, अधिकतर जो टेली सीरियल्स हैं ना कि सिर्फ वो इलॉजिकल हैं बल्कि क्रूड भी है। ध्यान से देखो, आर नॉट ओनली इलॉजिकल बट ऑल्सो क्रूड। क्रूड मतलब क्रिंज। क्रिंज समझते हैं? हास्यास्पद, रिडिकुलस। तो
इलॉजिकल भी टेली सीरियल्स को बोला जा रहा है, क्रूड भी टेली सीरियल्स को बोला जा रहा है, मतलब सही चीजों को रिलेट किया हुआ है, यहाँ पे नो एरर है। मनी ना कि सिर्फ सेटिस्फाई करती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, बल्कि हायर साइकोलॉजिकल नीड्स भी। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स और द हायर साइकोलॉजिकल नीड्स, इसको रिलेट करना है। तो बट ऑल्सो के बाद तो है हायर साइकोलॉजिकल नीड्स, बट नॉट ओनली के बाद नहीं है, तो नॉट ओनली को यहां से उठा के इधर लगाएंगे। अब आप चाहे उसको इधर रख लो या इधर रख लो, ए में ले जाओ बी में ले जाओ, बट एरर तो ए में ही था ना, क्योंकि नॉट ओनली ए में गलत लिखा हुआ है ना, तो एरर ए में माना जाएगा। अब आप उसे सेटिस्फाइज के बाद लिखना चाहते हो या द बेसिक से पहले लिखना चाहते हो बी पार्ट में, वो आपकी मर्जी है। समझ में आया कि नहीं? तो मनी सेटिस्फाइजेज नॉट ओनली द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर साइकोलॉजिकल नीड्स। एरर ए पार्ट में माना जाएगा। द फिल्म्स वर बोथ एंजॉयबल टू वॉच एंड टू डिस्कस, तो बोथ के साथ एंड आता है ठीक है, लेकिन टू वॉच और टू डिस्कस को ज्वाइन करना है, तो बोथ को यहां से उठा के आप यहां लगा देंगे। द फिल्म्स वर एंजॉयबल बोथ टू वॉच एंड टू डिस्कस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जट्टा, क्या बात है। चलें जी आगे, चलिए जी अगली टाइप पे आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नाइदर के साथ नोर आता है, ये बात आपको पता है, आइदर के साथ और आता है, बट अगर आपको नोट आइदर लिखा दिखाई देना तो उसके साथ और आता है, नोर नहीं। और ये नाइदर नोर का ही सेंस देते हैं। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ही इज नॉट आइदर गुड और वाइज, ना ही वो अच्छा है ना ही समझदार है, तो सेंस नाइदर नोर वाला ही है। बट अगर नॉट आइदर लिखा है तो उसके साथ नोर मत लगा देना, वो डबल नेगेटिव हो जाएगा और ही आएगा। ही वॉज नॉट आइदर टॉल और शॉर्ट, ना ही वो टॉल है ना ही वो शॉर्ट है, क्या है क्या फिर, लेकिन आएगा और ही, नोर नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए जी इसको सीखते हैं। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। अच्छा, एडवर्ब की क्लास में आपको ध्यान होगा हमने सेल्डम भी पढ़ा था, इसको बोलते हैं नॉट ऑफन, या एक तरीके से सेल्डम नेवर ही होता है, और मैंने आपको कहा था ये दोनों सेम है। तो आज बताना चाहता हूं ये तीनों सेम है और ये चारों ही सेम है। आप या बोलो नेवर, एक ही बात है, या बोलो सेल्डम, एक बात है, या बोलो सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं। तो आप सेल्डम और नेवर बोल सकते हो, और अगर एवर लिखना है तो फिर इफ लिखोगे। आई हैव नेवर ईटन चिकन, आई हैव सेल्डम ईटन चिकन। I have seldom if ever eaten chicken. I have seldom और never eaten chicken, एक ही बात है। ये चारों के चारों सेम है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी है। लैंग्वेज पॉलिसीज जो है एजुकेशन के लिए, वो हाईली चार्ज पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और सेल्डम और नेवर डिसाइडेड ऑन एजुकेशनल ग्राउंड्स अलोन, सिर्फ एजुकेशनल बेसिस पे उनके बारे में मतलब डिसीजन नहीं लेने चाहिए। या सेल्डम इफ एवर, seldom if ever there was any training or instructions in such tactics for either the tank crews or the infantry formations। ना के बराबर कोई ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्शंस है ऐसी स्ट्रेटजीज में टैंक के लिए या फिर इन्फेंट्री पैदल सेना होती है उनके लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, आपको याद होगा सेल्डम अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो वो इन्वर्जन भी तो लेके आता है। आई हैव सेल्डम ईटन चिकन, ये तो ठीक है क्योंकि सेल्डम बीच में है, बट अगर मैं सेल्डम शुरू में लेके आऊं तो आपको याद है ऐसा बन जाता था, सेल्डम हैव आई ईटन चिकन। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि सेल्डम शुरू में आए तो इन्वर्जन लेके आएगा, तो फिर नेवर भी शुरू में आए इन्वर्जन लेके आएगा। सेल्डम और नेवर भी अगर शुरू में आए वो भी इन्वर्जन लेके आएगा। सेल्डम इफ एवर भी शुरू में आए वो भी इन्वर्जन लेके आएगा, चारों सेम ही तो है। तो देखो ये शुरू में आया हुआ है, तो फिर यहाँ इन्वर्जन नहीं बनना चाहिए। अगर इन्वर्जन बनना चाहिए तो वॉज देयर नहीं होना चाहिए। सेल्डम और एवर या सेल्डम इफ, सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर वॉज देयर एनी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस। दीज गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट एंड सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक लिखा है, नो एरर है। चलिए जी अब बात करते हैं हम लोग सिंस के बारे में। अब आप मुझे बताइए कि सिंस का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सिंस तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। हमें बेसिकली कंजंक्शन की बात करनी है, बट मैं आपको दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दूंगा।
क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं सिंस को लेके। तो समझते हैं, सबसे पहले कंजंक्शन की बात करते हैं। तो कंजंक्शन होगा तो दो क्लोजेस को जोड़ रहा होगा। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है जब से, और ये टाइम को रेफर करता है। राहुल हैज हैड सेवरल डिफरेंट जॉब्स सिंस ही लेफ्ट स्कूल। जब से स्कूल छोड़ा है तब से उसके पास कई सारी जॉब्स रही हैं। जब से ये हुआ है तब से वो रही हैं। इधर देखेंगे हैज हैड वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है। ये हैज हैड के बारे में पता है ना, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे वाला मेन वर्ब है, और ये काफी सारे सेंस दे सकता है। यहाँ पे पोजेशन का सेंस दे रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया एक क्लोज, और ही लेफ्ट, ही सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है सेकंड क्लोज। तो दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, और टाइम का रेफरेंस दे रहा है कि जब से स्कूल छोड़ा है तब से ये हुआ है। दे हैवंट सीन ईच अदर सिंस दे ग्रेजुएटेड। जब से वो ग्रेजुएट हुए एक दूसरे को नहीं देखा है। तो क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। तो सिंस कंजंक्शन है और टाइम का रेफरेंस दे रहा है कि जब से ग्रेजुएट हुए तब से नहीं देखा है। ये क्योंकि का सेंस भी देता है। याद है अभी हमने देखा था बिकॉज, सिंस, एज जब सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्योंकि का सेंस देते हैं। देखो शुरू में, तब भी ये कंजंक्शन होता है। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हमें अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। क्योंकि देर इज नो मोर बिजनेस वी कैन ऑल गो होम। अब कोई काम नहीं है तो हम घर जा सकते हैं। तो क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन है। क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन है। और शुरू में आया हुआ है तो रीजन बताने वाला कंजंक्शन है, क्योंकि का सेंस दे रहा है। तो सिंस दो तरीके से काम करता है कंजंक्शन में। सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, आपने सुना होगा ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होता है सिंस। उस केस में सिंस प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है उस समय से। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इस समय से पढ़ रहा हूं। देखा होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस आता है, तो उस केस में ये प्रेपो होता है। और प्रेपो होगा तो प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होंगे, वो नाउन या प्रोनाउन होगा तो नाउन है। समझ में आया कि नहीं? शी हैजंट स्पोकन टू हिम सिंस लास्ट ईयर, तब से उसने बात नहीं करी है। तो यहाँ पे सिंस जो है उस समय से सेंस दे रहा है, और प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट आपका ये वाला है, ठीक है, ईयर। सिंस एडवर्ब भी होता है। अच्छा, अगर एडवर्ब होगा तो उसके तुरंत बाद नाउन नहीं होगा। प्रेपो होगा तो उसके बाद नाउन प्रोनाउन हो सकता है, वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब एडवर्ब होता है तो उसका मतलब होता है के बाद से। शी लेफ्ट होम इन 1993 एंड हैजंट बीन सीन सिंस। उसने घर छोड़ा 1993 में और तब से वो नहीं देखी गई है। उसके बाद से नहीं देखी गई है। कब से नहीं देखी गई है? तब से नहीं देखी गई है। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। हैजंट बीन सीन सिंस, तब से नहीं देखी गई है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। He started working for the company in 1995 and has been there ever since, और तब से वही है, तब से वही है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब है। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे है। तो लास्ट टॉपिक है आपका अनलेस और अनटिल, खत्म करते हैं फिर चैप्टर को। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं अनटिल और अनलेस को लेके। तो जो अनलेस है वो हमारा कंडीशन डिनोट करता है, इसका मतलब होता है अगर नहीं, इंग्लिश में बोले तो एक्सेप्ट इफ। यू कैन नॉट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब भी नहीं मिल सकती। अगर ये सिचुएशन नहीं हो रही है तो फिर ये भी नहीं होगी। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स वोंट अटैक अनलेस दे आर प्रोवोक्ड। यदि आप उनको उकसाओगे नहीं तो वो अटैक भी नहीं करेंगे। क्लियर है? कुत्ता बैठा है अपना मस्ती से, गाड़ी के नीचे बैठा है, रोड के बीच में बैठा है, आप कुछ कहोगे नहीं, क्यों कुछ कहेगा? बंदर अपना जा रहा है, आप उसे छेड़ रहे हो, तभी तो वो कुछ कहेगा ना। अब उसको यूं करोगे वो आपको और यूं करेगा, डराता है वो, से ज़्यादा अपना अपना अग्रेसिवपन दिखाता है ना, कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा खतरनाक हूँ, निकल ले यहाँ से। आदत है बंदरों की। छोटे छोटे वो टिड्डक से होते हैं, इतने इतने हैं ना, वो भी पैदा होते हैं चूजे, वो भी ऐसे बनते हैं, हाँ, पूरा दिखाते हैं। तो यदि ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आ गया। ये कंडीशन को डिनोट करता है, यदि नहीं। अनटिल टाइम को डिनोट करता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, जब तक और जब तक नहीं। ज्यादातर यूज होने वाला जो मीनिंग है वो जब तक नहीं वाला है। क्लियर? द ऑडियंस लिसन्ड केयरफुली अंटिल ही स्पोक। जब तक वो बोला तब तक ऑडियंस ने सुना। तो कितनी देर तो बोला होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 5 घंटा। जब तक वो बोला तब तक ऑडियंस ने सुना। नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लासरूम अंटिल द एग्जाम वॉज ओवर। जब तक ओवर नहीं हो जाता एग्जाम तब तक कोई निकलेगा नहीं बाहर। तो जब तक ओवर नहीं हो जाता तो कभी तो ओवर होगा, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, जितने भी घंटे का पेपर होता, टाइम रेफरेंस है ना। तो जब तक ओवर नहीं हो जाता
तब तक कोई निकलेगा नहीं। क्लियर? तो टाइम रेफरेंस में हम लोग यूज करते हैं अनटिल को। एक आपने सुना होगा अनलेस एंड अनटिल। ये एक्चुअल में जो टर्म होती है ये जोर डालने के लिए यूज होती है। ये टर्म आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये कंडीशन में भी यूज कर सकते हो और ये टाइम में भी यूज कर सकते हो। मतलब कंडीशन में आप अनलेस एंड अनटिल भी बोल सकते हो और टाइम के रेफरेंस में अनटिल एंड अनलेस भी बोल सकते हो। तो मतलब ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकती है, बस ये जोर डालने के लिए यूज होती है। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए, ऊपर वाला कंडीशन का, नीचे वाला टाइम का। तो यू कैन नॉट गेट अ जॉब अनलेस एंड अनटिल यू हैव एक्सपीरियंस। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। तो इस सेंटेंस में या तो सिर्फ अनलेस आएगा या जोर डालने के लिए अनलेस एंड अनटिल आएगा, क्योंकि कंडीशन है। नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लासरूम अनटिल एंड अनलेस द एग्जाम वॉज ओवर। अभी देखा था, यदि एग्जाम नहीं ओवर हो जाता जब तक एग्जाम नहीं ओवर हो जाता तब तक कोई निकलेगा भी नहीं। तो जब तक नहीं हो जाता तब तक कोई निकलेगा नहीं। या तो सिर्फ अनटिल आएगा या जोर डालने के लिए अनटिल एंड अनलेस भी लगा सकते हैं। तो एक ही बात है। आई होप तीनों पॉइंट समझ में आ गए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसका। बताओ, until and unless you are dedicated to your studies you cannot expect success। यदि आप डेडिकेटेड नहीं होंगे तो आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी। देखो, सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी। कोई टाइम रेफरेंस नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो कंडीशन आएगी, यहाँ पे टाइम नहीं है तो अनलेस। वी विल वेट फॉर तनु अंटिल या अनलेस शी अराइव्स। बताओ क्या आएगा? जब तक वो आती नहीं है तब तक हम वेट करेंगे। अरे कभी तो आएगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, टाइम रेफरेंस है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम वेट कर रहे हैं इतने वक्त के लिए, जब तक वो आ नहीं रही है। टाइम रेफरेंस है, टाइम रेफरेंस है तो फिर अनटिल। आप समझे कि नहीं? ही कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव एडवांस नोटिस। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो ये भी नहीं होगी। एडवांस नोटिस मतलब ये सिचुएशन यदि नहीं होती है तो फिर ये भी नहीं होगी। यहां कंडीशन की बात हो रही है, कोई टाइम रेफरेंस नहीं है। तो अनलेस एकदम ठीक है। तो फिर गलती क्या है? यह गलती ये है कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड भी होता, आपको ध्यान होगा। इसका मतलब होता यदि नहीं, इसके साथ नोट नहीं आता। हमने देखा था पीछे भी, डबल नेगेटिव में डज भी नहीं आएगा। ही सिंगुलर है तो क्या करेंगे भाई? गिव्स करेंगे। ठीक है। ही कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही गिव्स एडवांस नोटिस। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स अंटिल या अनलेस आई वॉज 17। टाइम रेफरेंस आ गया ना। 17 साल का जब तक नहीं हो गया तब तक मैं रहा। तो टाइम रेफरेंस के लिए अनलेस, सॉरी अंटिल राइट, अंटिल पे लगाया है, काटा इस पे मारा, बोल ये दिया, अंटिल आएगा। ठीक है, टाइम रेफरेंस। यू कैन नॉट गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अनलेस या अंटिल यू हैव स्कोर्ड गुड ग्रेड्स इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मतलब ये सिचुएशन नहीं होती है तो ये भी नहीं होगी। गुड ग्रेड्स नहीं होंगे तो एडमिशन भी नहीं मिलेगा। साफ साफ क्लियर है, अनलेस आएगा। कंडीशन है यहाँ पे। आप वोट नहीं कर सकते या राहुल वोट नहीं कर सकता जब तक वो 18 का नहीं हो जाता। टाइम रेफरेंस है ना, 18 साल। अंटिल। वंस तनु स्टार्ट्स प्लेइंग बैडमिंटन शी विल कंटिन्यू अंटिल या अनलेस शी विंस। बताओ, जब एक बार उसने खेलना शुरू कर दिया वो तब तक खेलती है जब तक वो जीत नहीं जाती। अरे कभी तो जीतेगी। 1 मैच के बाद, 2 मैच के बाद, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में। टाइम रेफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ध्यान से देखो, एक बार शुरू कर दिया उसने खेलना, अब जब उस पर्टिकुलर पीरियड टाइम में वो जीत नहीं जाएगी ना तब तक वो खेलना बंद नहीं करेगी, खेलती रहेगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। कहने का मतलब यहाँ पे टाइम रेफरेंस है, अंटिल आएगा, ध्यान रखिएगा। नो वन कैन हेल्प यू अनलेस या अंटिल यू टेल अस द प्रॉब्लम। यदि ये सिचुएशन नहीं बताओगे तो ये भी नहीं होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है या टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो फिर अनलेस। इसी के साथ कंजंक्शन चैप्टर भी दोस्तों आपका ओवर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो बारीकियां सीखने वाली थी वो मैंने सिखा दी, जिसमें मोटे मोटे तौर पे बस ये जानना था कि इसके साथ ये आता है और उसके साथ वो आता है, वो भी बता दिया। फंडामेंटल्स भी बता दिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंजंक्शन में। आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट ही है। बाकी इक्की दुक्की चीज़ें हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम लोग डील कर ही लेंगे। तो मिलते हैं इसकी प्रैक्टिस क्लास में। मतलब प्रैक्टिस क्लास ये कोर्स नहीं है, मैं बता चुका हूँ, वो दूसरा कोर्स है। तो प्रैक्टिस क्लासेस आप लगाइए, देखिए, उसके बाद फिर नए चैप्टर में मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।